आदाब। मैं सूर्यकांत शर्मा हाजिर हूँ इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ट खास प्रोग्राम लेकर पैसा बोलता है। अपनी तरह का ये खास प्रोग्राम आपकी आमदनी, रोज़मर्रा के खर्च, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के तौर तरीकों की पूरी जानकारी जाने माने एक्सपर्ट की जुबानी मुहैया कराने के साथ साथ ऐसी हाउसवाइफ से भी आपको रूबरू कराएगा जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपने इनकम, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को प्लान किए हैं। तो सबसे पहले आइए हम आज के एक्सपर्ट से आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शेयर मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह और श्री मनीष गर्ग, जो कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अपने स्टूडियो में मैं आप दोनों का वेलकम करता हूं। और इससे पहले कि आपकी आमदनी, बचत और इन्वेस्टमेंट पर एक्सपर्ट की राय जाने, आइए हम आपको इसी मौजू पर। इस साल 5 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुल्क की पहली फिनेंस मिनिस्टर मोहतरमा निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को इस साल का वाइब्रेंट यूनियन बजट पेश करने पर मुबारकबाद देते हुए कहा था कि इस बजट से मुल्क के कॉमन मैन के फ्यूचर को बेहतर बनाने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि ये ऐसा बजट है जो मुल्क को मालामाल करेगा और पब्लिक को और भी ज्यादा इनपार करेगा। ये बजट गरीबों को मजबूत बनाएगा और नौजवानों की फ्यूचर की नई मंजिल तय करेगा। इस बजट की वजह से मिडिल क्लास तरक्की करेगा और तरक्की की रफ्तार में और भी तेजी आएगी। ये बजट टैक्स के सिस्टम को आसान बनाएगा और इससे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को रिन्यू करने में मदद मिलेगी। ये बजट इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियलिस्ट को स्टेबल करेगा और मुल्क की तरक्की के प्रोसेस में वुमेन की हिस्सेदारी को बढ़ाएगा। ये बजट एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाएगा। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस रिसर्च के फायदे आम लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। ये बजट टैक्सेशन के सिस्टम में बेहतरी लाएगा, आम शहरियों की जिंदगी को आसान बनाएगा और गांव और गरीबों के लिए बेहतर जिंदगी के सामान फराहम करेगा। आम लोग अपने हक के लिए मिसाल के तौर पर बिजली, गैस और सड़कों के लिए कभी कभी स्ट्रगल किया करते थे और उन्हें कचरे, करप्शन और वीआईपी कल्चर जैसे बहुत से चैलेंजेस का सामना करना होता था। लेकिन हमने उन्हें खत्म करने के लिए मुसलसल कोशिशें की, अभी भी मिली है। आज लोगों के होप्स और एक्सपेक्टेशंस ये बजट पूरी करने का वादा करता है। ये बजट यकीन दिलाता है कि डायरेक्शन सही है, रफ्तार सही है, इसलिए मकसद का हासिल होना तय है। प्राइम मिनिस्टर के इस कॉन्फिडेंस भरे ऐलान के बाद हमारी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने इनकम को स्टेबल और मजबूत बनाएं, बजट में इजाफा करने के लिए न्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। अब सवाल ये उठता है कि एक आम आदमी या एक आम घरेलू औरत ये सब कैसे करे। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हमने तैयार किया है ये खास प्रोग्राम, जिसका नाम है पैसा बोलता है। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते इक्तिसादियात के जाने माने माहिरीन आपको बताएंगे कि आपके इनकम को स्टेबल करने और अपनी सेविंग्स में इजाफा करने के नए नए तरीके क्या हैं। तो आइए अब रुख करते हैं स्टूडियो का और जानते हैं जाने माने माहिरीन की राय। जब आमदनी लिमिटेड होती है तो सेविंग करना बेहद मुश्किल काम हो जाता है और इन्वेस्टमेंट के बारे में तो सोचना भी दूभर लगता है, मुश्किल लगता है। ऐसे में आखिर किया क्या जाए ताकि आमदनी में से पैसा बचाकर इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा और शुरुआत की जाए। ज़्यादातर लोगों की आमदनी का 25% हिस्सा मकान के किराए या फिर होम लोन की EMI में चला जाता है। यहाँ पर सेविंग की गुंजाइश इसलिए भी बनती है कि कम इंटरेस्ट रेट पर लोन को शिफ्ट करा दिया जाए या फिर कम किराए के मकान में आप रह सकते हैं। गैर ज़रूरी खरीदारी और बचत में कमी की वजह बनती है। इसका सीधा सा तरीका है कि आप पहले पेन और पेपर पर शॉपिंग करें और फिर खरीदारी करने जाएं। इससे आपकी जो खरीदारी होगी वो बेहद इनकम सेवी होगी, सेविंग सेवी होगी और बचत करने के लिए आपने पहला कदम बचत और उसको आगे बढ़ाने का शुरुआत कर दिया। अब बात आती है महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की और फर्नीचर खरीदने की, तो इसके लिए आप सेकेंड हैंड का ऑप्शन भी ले सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आपको कम से कम करना चाहिए, क्योंकि इससे बचत करना तो दूर, उल्टा आप कर्ज के चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। और एक बात, आप कार की जगह बाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ाना ऑफिस लंच ले जा कर के अपने खर्चों में कटौती कर सकते हैं,
क्योंकि पेट्रोल और बाहर का खाना आपकी जेब से काफ़ी रकम निकाल लेता है। रेस्तरां में खाने का खर्च घर पर बने खाने से 8 से 10 गुना अधिक होता है। इसलिए पहले इस रकम को जोड़ें, रेस्तरां जाने का प्लान बनाएं और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी बचत काफ़ी हद तक आपके पेट को भी मुफीद है और आपकी जेब को भी। अब बात आती है फ़ोन, इंटरनेट, केबल टीवी, ये सब इंफॉर्मेशन इंफोटेनमेंट को लेकर के है। इनमें आप सस्ते प्लान लीजिए और बाकी जो रकम बची उससे अपनी बचत बढ़ाइए। हमारे दोनों एक्सपर्ट शेयर मार्केट के और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट मनीष गर्ग साहब। तो गर्ग साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये बचत को बढ़ाने का, करने का एक खास प्रोग्राम है, तो बचत आम आदमी कैसे करे और कहाँ लगाए बचत करे? पहले कैसे करे और कहाँ लगाए? सवाल आता है बचत कहाँ करे। जी, बचत डिपेंड करता है उनके खर्चों के ऊपर और आमदनी के ऊपर। सबसे पहले तो आमदनी देखें अपनी, कितनी आमदनी है, उसके बाद उनके एक्सपेंसेस देखें जी कि उनके एक्सपेंसेस मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं। इसमें से कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हो सकते हैं कि जो ज़रूरी हैं, करने ही करने हैं। जैसे किसी के मकान का किराया हो सकता है, बच्चों की फ़ीस हो सकती है, आपकी गाड़ी की EMI हो सकती है और अपने रोज़मर्रा के खाने पीने का हो सकता है। आज की डेट पे एक खर्चा और आपका ये, जैसे आपने कहा, मोबाइल, इंटरनेट और केबल टीवी का, ये भी ज़रूरी हो गया है। आप इसी से ही अपनी बचत की शुरुआत कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, आपको प्लान चूज़ करने पड़ेंगे, आपको कंपनियां चूज़ करनी पड़ेंगी जो आपको सस्ते प्लान दे सकती हैं। बहुत सी कंपनियां फैमिली प्लान देती हैं कि आप एक ही रेंटल में आप घर के 4 सदस्य उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका मकान की सपोज हाउसिंग लोन की किस्त है, बहुत सारे बैंक आपको चूज़ करने पड़ेंगे, उसमें से चूज़ करना पड़ेगा कि कौन आपको कम उस पर दे रहा है। एक उसके भी अलग अलग तरीके हैं बैंक लोन के। कुछ तरीके ऐसे हैं कि आप जो लोन लेते हैं, एक तो पर आपने लोन ले लिया और आप उसकी हर मंथ इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं फिक्स। एक कुछ बैंकों ने इसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ में भी यूज़ किया हुआ है। अच्छा। फॉर एग्जांपल, आपको महीने की सैलरी मिली, एक्स सैलरी, फॉर एग्जांपल 10,000 सैलरी मिली, लेकिन वो यूज़ जो होती है वो पूरे महीने में थोड़ा थोड़ा करके होती है। तो उसके लिए आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसमें जितना पैसा भी आपका बैंक में है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट की सेविंग होगी। तो जो लोन आपका 15 साल का है, वो लोन आपका 10 साल में, 8 साल में, 11 साल में ख़त्म हो जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छी स्कीम है ये, कुछ बैंक दे रहे हैं। इसी तरह और भी जिस तरह के भी, डिपेंडिंग अपॉन द फैमिलीज के जिस तरह के भी उनके खर्चे हैं, आजकल बहुत ऑप्शंस हैं। उस ऑप्शंस में जाके आप अपनी सेविंग बढ़ा सकते हैं। और सेविंग का इन्वेस्टमेंट का रहा, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आई थिंक डॉक्टर रवि ज़्यादा मेरे हिसाब से वो रहेंगे। हाँ, मैं बस। और आप फॉर एग्जांपल आप लोन ले रहे हैं, हाउसिंग लोन ले रहे हैं। हाउसिंग लोन लेने से आपकी जो इंस्टॉलमेंट तो जा रही है, लेकिन उस इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट पार्ट है उसकी आपकी इनकम टैक्स की उसमें बचत भी होती है। शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं, लेकिन पहले जेब के एक्सपर्ट रहे होंगे, उसके बाद शेयर मार्केट के एक्सपर्ट बने। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे अभी मनीष गर्ग साहब ने अपना बताया, तो इसमें और क्या एवेन्यूज़ हो सकते हैं? जैसे मकान का किराया हो गया, होम लोन का इन्होंने दिया, केबल की बात की, और ऐसे कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो हमें बचत करा सकें? क्योंकि शुरुआत पहले ये है कि बचत होगी तो आगे इन्वेस्टमेंट की बात होगी। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको बचत करनी क्यों है, पहले ये आपको क्लियर होना चाहिए। बचत आपको करनी है आपको अपने भविष्य की तैयारी करने के लिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका भविष्य जो है वो आज की बचत पे डिपेंडेंट हो। आपके पास अगर बचत होगी तो आप भविष्य अपना बेहतर बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज के लिए ज्यादा जरूरी है कि आज आप अभी से प्लानिंग करें, जिससे कि आप अपने भविष्य को, अपनी फैमिली को और आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको अच्छे से निभा सकें। अब बचत किस किस सेगमेंट में की जा सकती है? देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि बचत से पहले हमारे खर्चे जो है वो कभी कम नहीं होने वाले, बढ़ने वाले ज्यादा खर्चे हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, पहले
दूरदर्शन फ्री आता था, आजकल 10 केबल टीवी ऐसे आते हैं जिनमें भी कि 500 रुपए के आप महीना देते हैं, वो एक खर्चा बढ़ गया। पहले मोबाइल फ़ोन नहीं थे, सिर्फ लैंडलाइन फ़ोन थे, आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने लगे, इंटरनेट इस्तेमाल करने लगे। हर आदमी आज एक तरीके से 700 से 800 रुपए की EMI पर पर्सन दे रहा है, जो खर्चा आपने सोचा नहीं था। सब मुझे लगता है इसमें कहीं ज़्यादा है, क्योंकि आप देखिए फ़ोन का खर्चा है, इंटरनेट का खर्चा है, केबल का नॉर्मल पैकेज ही 700-750 रुपए का है। हाँ, देखिए ये सब चीजें एक खर्चे में आती हैं। जी, अब इस तरीके के खर्चे जो आज आप सोचते हैं कि ये खर्चा आगे नहीं होगा, वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर एक परिवार में आज से पहले अगर 10 साल पहले कोई शादी करता था तो शायद हो सकता है आपको 200 रुपए प्लेट खाना आपको किसी 5 स्टार में मिलता रहा हो, आज वो 2000 रुपए है। तो यानी कि आने वाले 10 सालों में खर्चे बढ़ेंगे, तो आपको अपनी प्लानिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब प्लानिंग आप कैसे कर सकते हैं? जैसा मनीष जी ने एकदम सही तरीके से बताया कि आप अपनी रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनमें आप थोड़ी बहुत कटौती कर सकते हैं, थोड़े हाथ खींच सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपकी जितनी इनकम है, अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो आपको अपनी इस हिसाब से समझना चाहिए, यानी कि आपको बचत इस हिसाब से करनी चाहिए कि आप 100 रुपए और आपकी जो एज है उसको आप सीधे माइनस कर दिए। यानी सपोज करिए कि अगर आप 100 रुपए आप लेते हैं और आपकी एज 40 साल है, तो यानी कि आपको अभी जो एज है उसके हिसाब से 60% की आपको बचत करने की कोशिश करनी चाहिए। निवेश की बातें हम आगे करेंगे। तो ये सबसे सिंपल और सीधा फॉर्मूला है कि जिसकी जितनी एज है उसको 100 से माइनस कर दीजिए और जितना नंबर आता है वो सेविंग का सबसे अच्छा तरीका। और आगे इन्वेस्टमेंट प्लान है। अब हम बात करते हैं वर्किंग वुमेन के लिए। इन्वेस्टमेंट प्लान करना बहुत एक मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और वो भी तब जब वो लेडी या औरत अकेली है, यानी सिंगल वुमेन है, और वो अपनी पारिवारिक चीज़ों को भी साथ में लेके चल रही है, तो उसके लिए काम बहुत चुनौती भरा है। इसलिए थोड़ी सी जानकारी अगर हो, थोड़ी सी एक्सपर्ट सलाह हो, तो वो अकेली जो लेडी है वो अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को आने वाले समय में कामयाब बना सकती है। और उसके लिए ज़रूरी है कि सिंगल वुमेन अपनी इनकम को उसको जोड़े, जिम्मेदारियों को समझे। अगर बच्चे हैं तो उसे ये याद रखना चाहिए कि इनकी पढ़ाई, फिर शादी, मकान है तो किराया या होम लोन है तो उसकी EMI, और उसके बाद प्लानिंग करे कि फ्यूचर क्या होगा, उसकी रिटायरमेंट है, आगे ओल्ड एज आएगी। तो ये सब ये मान के करे कि मुझे अगर इंडिविजुअल चलना है, और चूंकि मुद्दा इस शो में हमारा ये भी है कि आम आदमी वो अपनी बचत कैसे करे, अपनी इनकम को कैसे प्लान। सलोनी, इतने दाग धुल जाएंगे। और कीटाणु का क्या? मासी ऐसा गुस्सा करेंगी मामा। नया फेना जर्म क्लीन, जो सिर्फ दाग नहीं हटाए 99% तक कीटाणु भी। ये लैब से प्रमाणित है, इसलिए फेना ही लेना। करें, क्योंकि अगर पैसा प्लान है तो जिंदगी प्लान है। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, और ये ज़रूरी भी है कि हर चीज़ के लिए एक जैसा प्लान नहीं होता। रिटायरमेंट के लिए अलग है, घर खरीदने के लिए अलग प्लान है, उसी तरह से इन्वेस्टमेंट है। जब आगे आगे चीज़ें हम अलग अलग चलेंगे तभी चीज़ें हमारी चलेंगी। बचत लॉन्ग टर्म में भी करनी चाहिए, बचत शॉर्ट टर्म में भी करनी चाहिए। तो ये टारगेट्स हमें हासिल करने हैं। बच्चे की पढ़ाई अगर स्कूल और कॉलेज लेवल तक है तो उसके आगे फिर उसकी स्पेशलाइजेशन है, फिर शादी है। ओवरऑल हमने आपको बताने की कोशिश की है कि हमारी जो सेविंग्स है वो हमारे लाइफ साइकिल के हिसाब से चलती है। इसमें हमारे जो एक नाम है SIP, जिसको कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या और भी ऐसी और कई तरह की स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंड के ज़रिए। तो उसमें हमें क्या होता है कि एक तयशुदा रकम मिल जाती है, इन्वेस्टमेंट सेफ होता है, शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से दूर होती है, और आम जो वर्ग है जो कि शेयर मार्केट को जानता नहीं है, उसके लिए इस तरह की स्कीमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे सकती हैं। इसी पर हम अपना सवाल यहाँ पर पूछते हैं मनीष जी से। मनीष जी, ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या हो सकता है और क्या है ये बेसिकली? देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं। जी, जो फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी जिस तरह की होंगी, उस बच्चे हैं, उनकी शादी होनी है, कितने साल बाद होनी है, या उनकी पढ़ाई के लिए कुछ पैसा खर्च होना है, अप्रॉक्सीमेट लगाकर कितना पैसा वो खर्च होना है। जी, हमारा कोई भी प्लान
सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है जी। और बट ऑब्वियस हमारी सेविंग कितनी है वो तो है ही फर्स्ट जी। तो सिप जैसा आपने कहा कि उसमें पैसा एक निश्चित रकम हमें एक समय के बाद मिल जाती है जी। सिप दो प्रकार की है, एक इक्विटी लिंक होती है, जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड वो पैसा किस जगह इन्वेस्ट कर रहा है जी। अगर वो इक्विटी लिंक है जी, तो वो पैसा कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है जी। अधिकतर अगर लॉन्ग टर्म करेंगे तो बढ़ता ही है जनरली। एक होता है डेब्ट फंड, उसमें निश्चित है कि आपने वो 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो 5 साल के बाद आपको कितनी रकम वापस मिलेगी। शेयर बाजार बड़ी लुभावनी सी दुनिया है, चाहे फिल्मों में चले जाइए या साहित्य में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, लगता है शेयर बाजार में फला आदमी ने इन्वेस्ट किया और वो राजा बन गया, दूसरे आदमी ने इन्वेस्ट किया और वो बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ हो गया। तो ये शेयर मार्केट में जो उतार चढ़ाव हैं उसमें आम आदमी अपनी बचत को डाले कि ना डाले, और डाले तो कैसे सेव करे? देखिए, शेयर मार्केट लुभावना इसलिए लगता है क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जिसे मैं कहता हूं कि वो एक तरीके का एटीएम है जी। और अगर आपको नॉलेज है तो आप उस एटीएम से पैसे उतने ही निकाल सकते हैं जी। यानी कि आप अगर सही से सिस्टमैटिक प्लानिंग करते हैं तो आपको शेयर मार्केट में फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, लेकिन उसको एक प्रोफेशनल वे से समझना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि शेयर मार्केट में निवेश से पहले ये ज्यादा जरूरी होता है कि आप शेयर मार्केट में निवेश कैसे कर सकते हैं और कैसे शुरुआत कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो जिस तरीके से आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं उसी तरह से आप रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास जा करके, जो सेबी से या फिर एक्सचेंज से रजिस्टर्ड हैं, उनके पास जाकर अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके बाद ही आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि शेयर एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है और वो जब आप जब खरीदारी या बिकवाली करते हैं तो वो आपके एक अकाउंट में आता है, उसको डीमैट अकाउंट कहा जाता है। और डीमैट अकाउंट का प्रोसीजर बहुत सिंपल है। जैसे बैंक अकाउंट में आपको KRA लगता है, यानी कि आप उसमें KYC फिल करते हैं, वैसे ही KYC आपको इस अकाउंट में, यानी कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट, एड्रेस प्रूफ होना जरूरी है। उसके बाद आप अपना ये अकाउंट खोल सकते हैं और शेयर मार्केट में डायरेक्ट निवेश कर सकते हैं। अब आता है कि आप सेगमेंट कितना आप निवेश करना चाहते हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको पीछे एक फॉर्मूला बताया कि आपकी 100 रुपए आप उसको 100 रुपए की कैलकुलेशन लीजिए और साथ ही जितनी एज है उसको माइनस कर दीजिए। जैसे आपकी मैंने बताया कि 100 का नंबर लीजिए और आपकी एज अगर 40 साल है, आपने माइनस किया, 60 नंबर आया, यानी कि 60% आपको बचत करनी चाहिए। अब उसी 60 नंबर को याद रखिए और उसका जितना आपकी जितनी सेविंग है उस सेविंग का 60% आपको निवेश हमेशा करना चाहिए। चाहे आप शेयर मार्केट में कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, SIP में कर रहे हो, गोल्ड में कर रहे हो, ज्वेलरी में कर रहे हो, या फिर आप कोई मेडिकल पॉलिसी ले रहे हैं, तो आप फ्यूचर की प्लानिंग इस तरीके से कर सकते हैं। आप पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और मैं समझता हूं कि आप लोगों के ज़्यादा करीब हैं, क्योंकि चाहे वो कोई अकाउंट से रिलेटेड सलाह लेनी हो, लेकिन जब ये महिला घरेलू महिला की सेविंग्स की बात आती है तो उसमें वो अपनी सेविंग्स को, छोटी छोटी सेविंग्स हैं, और आप मानेंगे कि हर जगह आपने फिल्मों में देखा, पढ़ा कि जब कहीं घर में संकट आया तो महिला ने अपनी जेब से पोटली निकाली, हमारी मदर सिस्टर्स ने, और आगे थमा दी कि ये लो, इसे संभाल लो। तो वो कैसे आगे वो करें? देखिए, ऐसा है, जिस महिला ने जितनी बचत की, जी, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं जी, तो एक तरीका तो ये है कि जितनी बचत की उतने पैसे उन्होंने घर में रख लिए, जैसे आप कह रहे हैं पोटली निकाली। जी, ठीक, ये अक्सर देखते हैं, ये अक्सर देखते हैं जी। बट उसमें है क्या कि जितनी आपने बचत की उसमें आपको कोई ऊपर से बचत के ऊपर कोई और इंटरेस्ट या वो बढ़ने वाली नहीं है। जी, ठीक है। आप एक स्टेज तक तो उतने पैसे आप बचाकर घर में रख सकते हैं जो कभी किसी इमरजेंसी में काम आ जाएं। जी, लेकिन उससे एक स्टेज से ज्यादा वो डिपेंड करता है परिवार टू परिवार, महिला टू महिला। हम बात कर रहे हैं जो निम्न या मध्यम, निम्न या जो मध्यम, अमीर है, देखिए उसको तो रास्ते पता है, ठीक है। जो हमारे निम्न आय वर्ग है या मध्यम आय वर्ग है उसकी ज्यादा बात। उसमें भी एक स्टेज है कि उनको इमरजेंसी के लिए कितना पैसा जरूरत पड़ सकती है, उतना पैसा तो वो उस फॉर्म में रख सकते हैं। आज की डेट में बैंक में भी रख सकते हैं, सेविंग बैंक में भी इंटरेस्ट कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हैं बैंक, उसमें भी रख सकते हैं। ATM होता ही है आसपास, कहीं से भी पैसे अपने विड्रॉ कर लिए। बस वो एक स्टेज के बाद आपको उस
सेविंग्स को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ती है जी। तो क्या एफडी में रखना बेहतर रहेगा? आप एफडी में भी रख सकते हैं, क्योंकि एफडी भी हाईली लिक्विड है जी। आप एफडी में भी उसको रख सकते हैं। आज की डेट में गवर्नमेंट के और भी वो हैं, अगर आप सोना खरीदना चाहें और सोना खरीद के आप आरबीआई की एक स्कीम है, अगर उसमें आप आरबीआई में आप अपने गोल्ड को डिपॉजिट कर देते हैं जी। या गोल्ड के बॉन्ड लेके उसको डिपॉजिट कर देते हैं, तो वो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं जी। ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा वो मिल रहा है, कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और इमरजेंसी के लिए आपको कितने फंड रखने हैं अपने पास। बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे डॉक्टर रवि ने बताया, अगर शेयर बाजार में भी लोगों की अधिकतर ये रहती है, शेयर बाजार में नुकसान हो जाता है, बट जैसे डॉक्टर रवि ने बताया कि आप उसको प्रोफेशनल ही करें तो नुकसान होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और शेयर बाजार में थोड़ा सा लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट लेके चलें तो जनरली फ़ायदा होता है। और आप टॉप हिंदुस्तान की जो कंपनीज हैं उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, उसमें एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिल सकती है। डॉक्टर साहब, एफडी का एक मुद्दा है, क्योंकि एफडी में ये भी देखा जाता है कि आपने इन्वेस्ट किया, आपका टीडीएस पहले ही कट गया और उसके बाद आपको एफडी वापस मिलती है। तो कोई और विकल्प भी हो सकता है एफडी के अलावा? क्योंकि आम जो हमारा जन है या जो हमारा जो मेन सोसाइटी ऑफ द स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी है, वो एफडी को ज़्यादा जानता है या रिकरिंग डिपॉजिट को ज़्यादा जानता है। तो बैंक उसके पास ज़्यादा पास है, शेयर मार्केट अभी उतनी पास नहीं है। तो उन स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरी में एक संक्षिप्त से टिप्पणी। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि ये टैक्स को इतना ज़्यादा आप पेनफुल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि टैक्स की एक लिमिट है। पहली बात है कि आपको अगर एफडी पे आपने कर रखी है और 10 लाख से ऊपर आपकी एफडी में इनकम जाती है तो आपको टैक्स देना होता है, लेकिन आपके इंटरेस्ट से आपको टैक्स जाता है। यानी अगर आप बैंक आपको 7% इंटरेस्ट दे रहा है और 10 लाख से ऊपर जाता है तो वो 7% आपको ना मिल करके हो सकता है आपको 6.5% मिले। तो इसलिए आपका पैसा सेफ रहता है, तो आपके पैसे से ही आपको रिटर्न मिलती है और रिटर्न से ही वो पैसे काटे जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपके उससे पैसे आपके मूल धन से काट लिए जाए। पहली बात। दूसरा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं निवेश की बात करें या लॉन्ग टर्म, जैसे बहुत से आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में आप जब निवेश करते हैं तो आप अपनी टैक्स की बचत भी करते हैं। और जो लॉन्ग टर्म होता है, यानी शॉर्ट टर्म में अगर आप निवेश करेंगे तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एसटीटी यानी कि शेयर के ट्रांजैक्शन टैक्स भी देने पड़ेंगे, तो वो टैक्सेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश कर रहे हैं तो आप बहुत से ऐसी स्कीम्स हैं, जैसे कि आप 5 साल की एफडी करा सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, आप बॉन्ड खरीद सकते हैं, जिससे आप टैक्स भी बचा सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आप अपना सकते हैं। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, मनीष गर्ग साहब, डॉक्टर रवि सिंह साहब, आपका बेहद धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। पैसा बोलता है, जी हाँ साहब, पैसा बोलता है। और अगर आप हमारे प्रोग्राम को लगातार देखें और हमारे एक्सपर्ट्स की राय पर यकीन करें और उस पर अमल करें तो आप देखेंगे कि पैसा बोलेगा आपकी जेब में भी जनाब। और आप अपने विचार हमारे कार्यक्रम के बारे में बता सकते हैं, प्रोग्राम के बारे में। हमारी ईमेल आईडी को हम मॉनिटर पर दिखा रहे हैं। इसके साथ ही आप दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। आदाब।